गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सोहन। और लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था, जब डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था। आज की क्लास में भी हम डेप्रिसिएशन चैप्टर को ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है हम एक बार देख लेते हैं। अभी हमने डेप्रिसिएशन की एक डेफिनेशन देखी थी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। उसी डेफिनेशन से हमने देखा था कि रीजंस क्या है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्यों लगता है ना। और फिर हमने फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखा था कि डेप्रिसिएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसमें हमें किस किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। एक मेथड भी हमने देख लिया था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, कि डेप्रिसिएशन निकालने का कौन से मेथड होते हैं। उनमें से हमने एक देख लिया था जिसको हम बोलते हैं SLM या स्ट्रेट लाइन मेथड। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे WDV मेथड, है ना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। देखो, जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो हमें कॉस्ट चाहिए होती है। कॉस्ट, कि भाई वो मशीन कितने की लगी, है ना। वो मशीन कितने की लगी, वो मशीन कितने की लगी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है कि उसका परचेज प्राइस क्या है। मान लिया वो मैंने 1 लाख रुपए में खरीदी है ना। मान लिया उसमें 5,000 रुपये मेरा फ्रेट लगा है। फ्रेट यानी कि जहाँ पे मशीन बिकती है वहाँ से अपनी फैक्ट्री तक लाने में जो खर्चा है मेरा 5,000 रुपये का हुआ है। दूसरा, 5,000 रुपये ही अपनी फैक्ट्री में उसको लगाने का खर्चा आ गया। पहले उसका फाउंडेशन बनवाया होगा, उसमें मजदूरी दी होगी, कुछ मटेरियल लगा होगा, तो उस सब को मिला के मेरा 5,000 रुपये का खर्चा और आ गया। अब क्या है, उस मशीन का आज मैं उद्घाटन कर सकता हूँ, यानी कि उस मशीन को आज मैं चला सकता हूँ। उस टाइम तक जितने भी मेरे खर्चे हुए उस मशीन को इंस्टॉल कराने में, लाने में, खरीदने में, वो सारे खर्चे मेरे मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। तो ये मेरी मशीन की कॉस्ट हो गई है 1,10,000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मशीन की कॉस्ट, वो मुझे यहाँ पे पता चल गई है। अब मुझे क्या चाहिए दूसरा, कि एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ कितनी है। ये मशीन जो मैं ख़रीद के लाया हूँ ये कितने साल तक चलेगी, ये मशीन कितने साल तक चलेगी, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ। मान लिया मैंने वो 5 साल तक चलेगी, 5 साल तक वो मशीन चलेगी। अब मुझे एक तीसरी चीज़ और चाहिए। अब मुझे थर्ड क्या चाहिए, कि 3 साल के बाद ये मशीन काम तो नहीं करेगी, लेकिन अगर हम इसको कबाड़े में भी बेचेंगे तो भी बिक जाएगी। तो अब मान लिया मैंने, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मान लिया मैंने 10,000 रुपये में ये बिक जाएगी। 5 साल काम करेगी, 5 साल के बाद 10,000 रुपये में बिक जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। अब क्या है, अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है अगर, तो ये तो हो जाती है हमारी ओरिजिनल कॉस्ट। ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन हो गई है 1,10,000 रुपये। अच्छा, तो अब यहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या होगी। डेप्रिसिएबल वैल्यू, 1,10,000 रुपये की मैंने ये खरीदी थी, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये, तो ये मेरी 1 लाख रुपए की बची है। ये जो मशीन है मेरी, डेप्रिशिएबल वैल्यू जो है उसकी 1 लाख रुपए है। इसको हमें इन 5 साल में बराबर बराबर बांटना है। तो 1 लाख को जब मुझे 5 साल में बराबर बांटना है, तो डेप्रिशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी थी, 1,10,000 रुपये। अब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या देखना है, ये देखनी है जो डेप्रिशिएबल हमारी वैल्यू है। डेप्रिशिएबल वैल्यू हमारी 1 लाख रुपए है, तो इसको हमें 5 बराबर सालों में बांटना है। तो हो जाएगा 1 लाख/5, यानी कि पहले साल जो हमारा डेप्रिशिएशन होगा वो 20,000 होगा। ऐसे ही सेकेंड ईयर में निकल जाएगा, डेप्रिशिएशन फॉर सेकेंड ईयर 1 लाख/5, 20,000। थर्ड ईयर के लिए भी यही होगा हमारा, फोर्थ ईयर के लिए भी यही होगा, और फिफ्थ ईयर के लिए भी यही होगा। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में पाँचों साल बराबर बराबर डेप्रिसिएशन हमारा आता है। पाँचों साल बराबर बराबर डेप्रिसिएशन हमारा आता है। अच्छा,
अब हम नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा WDV। WDV मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हमें एक परसेंटेज दिया होता है कि इस दर से, इस रेट से हमें इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मान लिया इसमें दिया है 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। वो कह रहे हैं कि हर साल हमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, और वो किस पे लगाना होता है? रिटन डाउन वैल्यू पर। 10% डेप्रिसिएशन लगाना है रिटन डाउन वैल्यू पर। ओरिजिनल कॉस्ट पे या डेप्रिसिएबल वैल्यू पे हमें नहीं लगाना, हमें रिटन डाउन वैल्यू पर लगाना। जैसे पहले साल जब हमने मशीन खरीदी तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 1,10,000 रुपये। तो फर्स्ट ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, यह जाएगा 1,10,000 का 10%। कितना? 11,000 रुपये। तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगा हमारा 11,000 रुपये लगा। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आ गई? रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर, ये आ जाएगी हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो 1,10,000 में से 11,000 रुपये घटाएंगे तो आ जाएगा 99,000 रुपीज़। तो एक साल के बाद जो हमारी मशीन है वो 99,000 रुपये की बची है, 99,000 की बची है। अब नेक्स्ट ईयर लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। ये आ जाएगा जो WDV है 99,000, इसका भी 10%, तो ये आ जाएंगे 9,900 रुपये। तो दूसरे साल हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 9,900 रुपये। अब दूसरे साल के बाद वो मशीन कितने की बची होगी? तो उसको बोलेंगे WDV आफ्टर सेकेंड ईयर। तो 99,000 में से 9,900 घटाएंगे, 99,000 में से 9,900 घटाएंगे, 99,000 माइनस 9,900, तो ये आ जाएंगे हमारे 89,100। ऐसे ही हम तीसरे साल के लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। अब WDV कितनी आएगी हमारी? 89,100 का 10%, तो ये आ जाएगा 8,910 रुपये। 8,910 रुपये। तो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 8,910 रुपये। अब WDV आफ्टर थर्ड ईयर 89,100 माइनस 8,910 माइनस 10%, यह आ जाएगा हमारा 80,190 रुपये। ठीक है। ऐसे ही हम पाँचों साल की डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। ये तरीका है हमारा WDV से, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़े से हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उन पर बेस्ड हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है। अब देखो, जब हम WDV लगा रहे हैं तो हम इसको कितने ही साल तक डेप्रिशिएट कर सकते हैं? चौथे साल में डेप्रिशिएशन करेंगे,
आ जाएगा 8,019 रुपये। उसके बाद डेप्रिसिएशन करेंगे तो आ जाएगा 801 रुपये। सॉरी, इसमें से माइनस करेंगे अभी पहले, इसमें अभी पहले माइनस करेंगे। 80,190 से 8,019 माइनस करेंगे, ऐसे ही 10% हम घटाते चले जाएंगे, डेप्रिसिएशन हमारा आता चला जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी एसेट है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है। लेकिन जब हम एसएलएम मेथड से करते हैं, तो अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो है तो यूज़फुल लाइफ के बाद उस मशीन की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम डब्ल्यू मेथड यूज़ करेंगे तो कभी भी उस मशीन की वैल्यू ज़ीरो नहीं आती है। चलो अब एक बार देख लेते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस। देखिए, जो हमारा डब्ल्यू मेथड होता है उसके कुछ और भी नाम होते हैं। जैसे दूसरा नाम होता है डब्ल्यू मीन्स रिटन डाउन, यानी कि उसकी वैल्यू हमने कम कर दी। किससे कम करी है? जितना उस पर डेप्रिसिएशन लगा, तो हम उसकी वैल्यू घटाते जा रहे हैं हर साल में। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग मीन्स घटता हुआ बैलेंस। किसका बैलेंस घट रहा है? एसेट की वैल्यू का बैलेंस घट रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं। तो अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। क्या हमने डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेशन किया? नहीं। जो उसकी रिटन डाउन वैल्यू आई हमने हर साल उस पर कैलकुलेट किया। तो इसलिए पहला जो हमारा ऑप्शन है वो गलत है, हम ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? रिटन डाउन वैल्यू पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जो उसकी रिटन डाउन वैल्यू हर साल आएगी उस पर हम उस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, स्क्रैप वैल्यू पर नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, a diminishing balance method of providing depreciation is one according to which, तो जो अभी हमने मेथड पढ़ा है डब्ल्यू वी, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वो होता है जिसमें द अमाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उसमें हर साल वो वैल्यू कम होती जाती है। तो देखो, कमी तो होती जाती है डब्ल्यू में, डेप्रिसिएशन घटाते चले जाते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। द रेट परसेंटेज डिक्लाइंस फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या रेट परसेंट घटता है? नहीं, वो तो एक बार बता देते हैं कि 10% पे हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन हम 10% पर ही लगाते जाएंगे, वो रेट नहीं घटता है। तो ये गलत है। द रेट परसेंट एज वेल एज अमाउंट रिड्यूसेस एवरी ईयर। ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि रेट परसेंट भी घटता है और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो भी घटता है। तो ये गलत है। सिर्फ क्या घटता है हमारा? डेप्रिसिएशन अमाउंट घटता है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज तो वही रहता है। तो इसका आंसर, जो हमारा सही आंसर है, वो है ए। थर्ड, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी क्रेडिटेड टू। ठीक है, ये भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है भाई, अभी हमने अभी हमने क्या सीखा है? अभी हमने सीखा है कि डेप्रिसिएशन हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, दो मेथड देख लिए हमने, एक तो डब्ल्यू देखा है, एक एसएलएम देखा है। डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेशन करना आ गया है। तो अब हमें आगे क्या पढ़ना है? एक, हमें आगे इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर देखना है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट इसका क्या है। देखिए, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने से पहले मैं आपको एक एसेट का अकाउंट दिखाता हूँ। जैसे मशीनरी मैंने कोई खरीदी है, तो मशीनरी अकाउंट, ये मेरा मशीनरी अकाउंट बन रहा है यहाँ पे। मशीनरी अकाउंट, कोई भी मैंने एक मशीन खरीदी है तो ये उसका मैंने अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो जब भी हम कोई मशीनरी खरीदेंगे तो उसको
हम डेबिट करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट। जब भी हमारी कोई एसेट आती है तो हम बोलते हैं डेबिट वोट कम्स इन एंड क्रेडिट वोट गोज आउट। कि जो भी मशीन आएगी या जो भी कोई एसेट आएगी तो उसको हम डेबिट करते हैं। एंट्री कैसे बनती है इसकी? जैसे मैंने कैश में खरीदी मशीनरी, बोट या परचेज्ड 4 रुपीज 1 लाख। अगर मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अगर हमने बैंक से खरीदी तो बैंक, यानी कि पेमेंट अगर हमने बैंक से करी है, चेक के थ्रू करी है, तो टू बैंक आएगा। अगर हमने कैश दिया है तो टू कैश आएगा। तो टू कैश या बैंक, अगर हमने बैंक से करी है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बैंक से करी है 1 लाख रुपए। ये एंट्री इसकी ऐसे बनती है। तो यहाँ पे हमने बैंक से खरीदी है तो यहाँ पे डेट लिखते हैं। मान लिया 1/1/2025 को मैंने एक मशीन खरीदी है, तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए की खरीदी है। ठीक है। एक ही तारीख में फिर एक ही तारीख में टू फ्रेट, फ्रेट लगा है। तो फ्रेट भी हमने किससे दिया है? देखो, मशीन को चालू करने तक के जो सारे खर्चे हैं, मशीन को चालू करने तक के जो सारे खर्चे हैं वो सब मशीनरी की कॉस्ट में ही आएंगे। तो ये भी हम अगर हमने कैश में दिए हैं फ्रेट, और क्या दिया है हमने? अगर हमने फ्रेट दिया है और उसको लगाने का खर्चा दिया है, मान लिया मैंने बताया था कि वो 10,000 रुपये दिया है, तो हमने अगर वो 10,000 रुपये दिया है तो अब हमारी मशीन की टोटल कॉस्ट हो गई है 1,10,000 रुपये। ठीक है। अब अगर हमें इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हमें इस मशीन की वैल्यू कम करनी होती है। तो मान लिया पहले साल, अब 31/12/2025 को हम एक एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन की। तो आएगा बाई डेप्रिसिएशन। अगर हमने एसएलएम मेथड यूज़ किया था तो उसके हिसाब से हमने 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन हमने घटा दिया। 20,000 रुपये हमने डेप्रिसिएशन इसमें से घटा दिया है। तो हमारी मशीन की वैल्यू कितनी बची है आफ्टर 1 ईयर? तो इसको लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना। ये मशीन हमारी 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये, हमने 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन इसमें से कम कर दिया, तो जो बैलेंस है, तो एक साल के बाद यानी कि 31/12/2025 को हम क्या बोलेंगे कि अब इस मशीन की वैल्यू रह गई है 1,10,000 माइनस 20,000। कितना हो गया है ये? 90,000 रुपये। ठीक है। ये कौन से मेथड से हमने यूज़ किया है? एसएलएम मेथड से हमने अभी कैलकुलेट करी है। ऐसे ही अब यहाँ पे आ जाएगी इसकी एंट्री टू बैलेंस बीडी। तारीख कौन सी आ गई अब? 1 जनवरी 2026। कितने की है मशीन हमारे पास में अब? 90,000 रुपये। ठीक है। अब फिर इसमें अगले साल डेप्रिसिएशन कम कर देंगे। तो अगले साल डेप्रिसिएशन मानने लगा है बाय डेप्रिसिएशन। अगले साल भी 20,000 रुपये लगाए हमने, स्ट्रेट लाइन मेथड से अभी हम ले रहे हैं। फिर ये कौन सी तारीख को एंट्री है हमारी? 31/12/2026 को। फिर हम 31/12/2026 को ही इसका बैलेंस निकालेंगे, तो बाई बैलेंस सी डी। तो 90 में से 20,000 चले जाएंगे तो कितनी बचेगी? 70,000 रुपये की। ऐसे ही हम इसका ये अकाउंट बनाते चले जाएंगे। ठीक है। ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो अभी जो एक क्वेश्चन आया था हमारा, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी क्रेडिटेड टू। तो कौन से अकाउंट में हमने क्रेडिट किया है उसका डेप्रिसिएशन? अभी हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था, मशीनरी अकाउंट में इधर उसकी कॉस्ट आ गई थी कितने कितने की हमने खरीदी है, और इधर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया है हमने? मशीन अकाउंट हमने क्रेडिट किया है। तो नाइन्थ का आंसर हमारा ए आता है।
देखो, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी हैं डेप्रिसिएशन में। क्या होता है डेप्रिसिएशन, किस पर लगता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हम पढ़ चुके हैं, दो तरीके हम पढ़ चुके हैं। अब अकाउंटिंग भी हमने, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखा है अभी उसका, कि हम मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं, डेप्रिसिएशन उसमें कैसे चार्ज करते हैं। ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या होगा, हम डेप्रिसिएशन पूरा कवर कर लेंगे, डेप्रिसिएशन पूरा कवर कर लेंगे, और जो थोड़े छोटे मोटे बेसिक्स बचे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें क्या है, मैं डेप्रिसिएशन पूरा एक बार रिवाइज करूंगा और जो बाकी पार्ट इसका बचा हुआ है वो आपको बताऊंगा।